आरआरबी एएलपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आपका स्वागत है। और यहाँ हम लेके आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। किसी तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल पर ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो इसे तीव्रता कहते हैं, यानी इंटेंसिटी कहते हैं। कोई किरण ऐसे जा रही है तो इसका जो लंबवत है यानी परपेंडिकुलर जो तीव्रता निकलती है, इसे ही तीव्रता कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल पे ऊर्जा के स्थानांतरण की दर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के तीव्रता मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है ल्यूसीमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूसीमीटर। ल्यूमेन जो है वो प्रकाश का इकाई होता है, तो उससे याद रखिएगा ल्यूसीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। कम वोल्टेज पर चलने पर इलेक्ट्रिक मोटर कारें जलने लगती है, तो वो क्यों जलने लगती है, ये पूछा जा रहा है। वे अधिक बिजली खींचते हैं जो वोल्टेज का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? V इज इक्वल टू आई आर, याद रखिएगा। तो अगर रेजिस्टेंस फिक्स रहता है, वोल्टेज कम होता है तो करंट बढ़ जाता है, और अगर कोई तार है उसमें करंट अगर वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वो तार जल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कम वोल्टेज होता है, करंट ज़्यादा होता है, और ये इसका जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बात यहाँ बोला जा रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक पैराशूट धीरे धीरे उतरता है जबकि समान ऊंचाई से गिराकर एक पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि पैराशूट का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, इससे उसका वायु प्रतिरोध अधिक होता है। पैराशूट का एरिया कुछ इस तरह का होता है, तो इसका जो है पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपसी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक साथ जुड़े तारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? याद रखिएगा, इसे आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशगंगा। आपसी गुरुत्वाकर्षण के साथ जुड़े तारों का विशाल संग्रह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर के भीतर भाग में वसा पूरी तरह से पच जाती है, तो किस भाग में पचती है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखिएगा, यहाँ पे वसा ही नहीं, प्रोटीन का भी पाचन छोटी आंत में ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आंत में भोजन को पहुंचाने के लिए नलिका में मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहा जाता है? तो इसे पेरिस्टलिस कहा जाता है। पेरिस्टलिस कहा जाता है। याद रखिएगा, लयबद्ध संकुचन होता है नलिका में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अमाशय के अंदरूनी परत को सामान्य परिस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के प्रभाव से बचाता है? तो ये होगा बलगम। बलगम को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, म्यूकस भी कहते हैं, म्यूकस। और ये NTPC में भी पूछा गया प्रश्न था। याद रखिएगा, म्यूकस जो है आंत को जो है HCl, हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उससे बचाता है, बलगम या म्यूकस। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं जो एक कोशिका जितनी पतली होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कोशिकाएं कहते हैं, या फिर कैपिलरी भी आपको ऑप्शन में दिया रह सकता है। याद रखिएगा, कोशिकाएं या कैपिलरी। जैसे कि एक बड़ा नस रहता है या वेन रहता है रक्त वाहिका, उसके बाद वो छोटी छोटी वाहिकाओं में टूट जाता है, तो इसे ही पतली पतली वाहिकाओं को कैपिलरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे उसका लिंक रहेगा, पूरी पाठशाला आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट PDF भी आपको मिल जाएंगे। तो उससे अभी तक नहीं जुड़ा है तो जाके जुड़ लीजिएगा। एलोविली के भीतर स्थित गुब्बारे नुमा संरचना को क्या कहते हैं? तो इसे फेफड़ा कहते हैं। ये उल्टा कर भी पूछा जा सकता है कि फेफड़ा के पास जो संरचना है उसे क्या कहते हैं? तो एलोविली कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एलोविली का काम क्या है? ये ऑक्सीजन या फिर वायु को भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजन को ब्लड तक मिलाता है, ऑक्सीजन और रक्त का मिश्रण करता है एलोविली। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाटर टरबाइन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, वाटर टरबाइन का आविष्कार बोनेट फॉर नेरोन ने किया था। बोनेट फॉर नेरोन, बोनेट फॉर नेरोन। किसी तरंग के संचरण की दिशा में लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र पर ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तीव्रता कहते हैं। अगला प्रश्न। प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा, प्ले स्टेशन का आविष्कार केन कुतुर्गी ने प्ले स्टेशन का आविष्कार किया था। प्रकाश की तीव्रता मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसे ल्यूसीमीटर कहा जाता है। डॉल्टिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल है, क्या शामिल है? तो कोशिकाएं कार्रवाई घटना, और कोशिकाएं कार्रवाई यानी कैपिलरी भी बोला जाता है, कैपिलरी घटना। इसी के कारण क्या होता है? स्याही जो होता है बॉल्टिंग पेपर द्वारा या नीब पेन की स्याही का अवशोषण हो जाता है पेपर के ऊपर।
अगर आप इतने दूर तक आ गए हैं तो चैनल पसंद आ रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में अधिकतम योगदान देती है? याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कौन देती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा योगदान देती है। नीचे इन दिनों पीले लैंप का उपयोग अक्सर स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो सोडियम लैंप का उपयोग होता है। सोडियम, पीले लैंप जहां आपको दिखे सीधा सोडियम आपका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो यह तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके लिए याद रखिएगा VIBGYOR। तो यहाँ पे वॉयलेट जो है इसका रंग जो है वेवलेंथ सबसे कम होता है, बैगनी इसे ही कहते हैं, और रेड जो है इसका लाल का जो है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य हमेशा सूर्योदय के कुछ मिनट पहले दिखाई देता है क्योंकि, किसके कारण? तो ये प्रकाश का अपवर्तन कुछ मिनट पहले दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रिफ्रैक्शन भी लिखा हो सकता है, रिफ्रैक्शन, तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा अगर इंग्लिश में दे दिया गया हो। ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा किस पे आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट पे आधारित है, 1942 में दिया गया था ये प्रभाव। आगे बढ़ते हैं, डेटा सेट का निम्नलिखित में से कौन सा विषय संबंधित जनसंख्या और मानवता के अध्ययन से जुड़ा है? तो कौन सा जुड़ा है? तो ये जनसांख्यिकी है। जनसांख्यिकी का संबंध है जनसंख्या और मानवता के अध्ययन से, जनसांख्यिकी नाम से ही पता चल रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पारिस्थितिक में क्या है? हम लोग पारिस्थितिक तंत्र का, अनुवांशिक में जीन का पता, और वायरोलॉजी क्या है? वायरस का यानी विषाणु का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेरी कल्चर कहा जाता है रेशम कीट पालन। एपी कल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन है। हॉर्टिकल्चर क्या है? बागवानी है, हॉर्टिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर क्या है? फ्लोरिकल्चर है फूलों का पालन, फूलों का पालन जो है, फूलों की खेती को भी कह सकते हैं फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न है, वनस्पति के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधे से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे ओलरी कल्चर कहते हैं। ओल, याद रखिएगा, ओल जो है सब्जी के रूप में उपयोग होता है, तो यही पूछा जा रहा है। वनस्पति लिख दिया गया है लेकिन सब्जी वेजिटेबल के बारे में लिखा जा रहा है। हॉर्टिकल्चर बागवानी, पोमोकल्चर फल, फ्लोरिकल्चर पुष्पों का अध्ययन या पुष्पों का जो बागवानी होता है उसे ही कहते हैं। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा, चैडविक के द्वारा की गई थी। NC, ये ट्रिक याद रखिएगा, NC, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। जे थॉमसन ने किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूटन ने अपने नियम दिए थे गति के। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड का NaCl जो खाने वाला नमक है का समतुल्य भार और आणविक भार सामान्य होता है। समतुल्य भार और आणविक भार सोडियम क्लोराइड का समान होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? खसरा जो है बच्चों को होता है, ये एक संक्रामक रोग है खसरा। निम्नलिखित में से किसमें एक स्ट्रॉन्ग फूटी सुगंध आती है? तो सुगंध किसमें आती है? इथाइल एसीटेट में आती है स्ट्रॉन्ग फूटी सुगंध, इथाइल एसीटेट, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्डिहाइड है? तो एल्डिहाइड कौन सा है? प्रोपेनल। प्रोपेनल क्या है? एक एल्डिहाइड है, प्रोपेनल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेटेलॉइड है? कौन सा तत्व है मेटल प्लस एलॉय? कौन सा है? सिलिकॉन। मेटेलॉइड, मेटल प्लस एलॉइड, सिलिकॉन जो है, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर में सबसे ज़्यादा यूज होता है, और इंडिया की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को भी बोला जाता है, याद रखिएगा। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर जरूर कर दीजिएगा आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जे थॉमसन को भौतिकी में अभी मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ध्वनि के प्रसार के माध्यम में के रूपांतरण के प्रसार के रूप में देखा जा सकता है? तो किसके प्रसार के रूप में देखा जा सकता है? तो दाब के प्रसार। ध्वनि का प्रसार जो होता है, साउंड वेव का प्रसार जो है वो दाब लगाता है, और दाब का प्रसार के रूप में इसे देखा जा सकता है। वर्षा की बूंदें के गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव। साबुन के बुलबुलों के अंदर दाब क्या होता है? तो साबुन के बुलबुलों के अंदर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, तभी तो गोल बन पाता है साबुन का बुलबुला। ये गोल बुलबुला आप देखिएगा, दाब अधिक है तभी तो ये गोल है, याद रखिएगा।
एक्सरे के उत्सर्जन का विपरीत प्रभाव है। तो एक्सरे का उत्सर्जन का विपरीत प्रभाव क्या है पूछा जा रहा है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हो रहा है। एक्सरे का उत्सर्जन से प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, इसलिए एक्सरे में ज़्यादा देर तक रहना भी नहीं चाहिए। कोक कोला का स्वाद खट्टा किसकी उपस्थिति में होता है? कोका कोला के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये फास्फोरिक एसिड होता है। कौन सा होती है? फास्फोरिक एसिड जो है व्यतीत पेयों में या फिर कोका कोला थम्स अप सब में फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? हैजा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, एथलीट फुट वायरस से नहीं होता है। तो ये कथन सही था, जवाब हो जाएगा केवल एक सही होगा। अगला प्रश्न है, इंटरफेरोन का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो इंटरफेरोन का उपयोग कैंसर के नियंत्रण के लिए, इंटरफेरोन का उपयोग किया जाता है कैंसर के नियंत्रण के लिए। एक्टिनाइड किस परमाणु संख्या वाले तत्व है? तो एक्टिनाइड जो है 89 से 103, 89 से 103 के बीच के तत्व को एक्टिनाइड कहा जाता है। ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन था। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन क्या है? तो ये फ्लोरोकार्बन है। क्या है? फ्लोरोकार्बन है टेफ्लॉन। बर्तनों को नॉन स्टिकी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कम तेल वाले जो है सब्जियों को इसमें बनाया जा सकता है टेफ्लॉन लगे हुए बर्तन में, आपने देखा भी होगा। ध्वनि तरंग में कंप्रेशन ऐसे क्षेत्र में है जहां घनत्व साथ ही दबाव अधिक होता है। ऑप्शन ए, साथ ही घनत्व और दबाव अधिक होता है तो वहाँ कंप्रेशन होता है। तो जहाँ घनत्व और दबाव अधिक होगा तो वहाँ तो कंप्रेशन होगा ही, तो ये भी सही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आपके कुछ सुझाव या सवाल हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।